हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एमरॉन अब यूनिवर्स 14 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है और उसके पास अब एंजल का स्टाफ भी है, जिससे काफी हद तक अब वो एंजल्स की पावर यूज कर सकता है। और इसके बाद हमें एमरॉन, सलागा और डोला को दिखाया जाता है। एमरॉन अपनी ताकत से कुछ कर रहा होता है, शायद वो सब कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सलागा बोलता है ये रहा मिथिकल क्यूब, और डोला इस क्यूब को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है मैं कभी भी ऐसे क्यूब में नहीं बैठा। हमें दिखता है कि इन्होंने मिथिकल क्यूब बनाया होता है। ये वही क्यूब है जो हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे दिखा था, जो विश ने बनाया था। इससे यूनिवर्सिटीज में काफी आसानी से ट्रेवल किया जा सकता है। एमरॉन बोलता है हमारे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है, चलो चले। और ये बोलते ही वो तीनों उस क्यूब के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से उड़ के बाहर आ जाते हैं। सलागा बोलता है इस क्यूब की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, और डोला इस क्यूब को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। वो बोलता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिरकार ये क्यूब चलता कैसे है, क्या ये मैजिक से चलता है या किसी और चीज से। सलागा बोलता है ये क्यूब लाइफ एनर्जी से चलता है, जो पैसेंजर इसके अंदर ट्रेवल करता है उनकी लाइफ एनर्जी से। और ये सुन के डोला थोड़ा सा घबरा जाता है। सलागा एमरॉन से पूछता है व्हेन दे वर हियर, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। एमरॉन बोलता है मैं सीधा ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पे जाऊंगा। और ये सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। सलागा हैरानी के साथ पूछता है उसकी जगह पे पर क्या तुम्हें वो पता है कि वो है कहाँ। डोला बोलता है ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ एंजल्स को पता होती है। और एमरॉन ये सुन के बोलता है इस मल्टीवर्स में हर एक चीज का अपनी एक जगह है और अपना एक काम है। इस जगह पे कोई भी चीज इसे छोड़ के नहीं जा सकती और ना ही कुछ बदलता है। एमरॉन की बात सुन के डोला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। डोला बोलता है मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। और अपनी बात को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एमरॉन बोलता है हम चाह के भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए एक तरीका है, हमें प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाना होगा। आज से कुछ साल पहले सिर्फ 12 यूनिवर्सिटीज होते थे और जब देवताओं ने हमें मिटाया था उस समय देवताओं ने सुधार करते हुए यूनिवर्सिटीज को जोड़ों में बांट दिया। एमरॉन की बात सुन के सलागा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। एमरॉन बोलता है जब हमें मिटाया नहीं गया था उस समय टोटल 18 यूनिवर्सिटीज होते थे और उस समय 2 का नहीं 3 यूनिवर्सिटीज का जोड़ा बनता था। जैसे कि हमारे यूनिवर्स 14, यूनिवर्स 5 और यूनिवर्स 8 ये सभी एक जैसे थे और इन सब में एक जैसी स्पीशीज थी और कुछ ऐसे ही तरीके से सभी यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े होते थे। डोला ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। डोला बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि जिस जगह में पैदा हुआ वो अलग 2 यूनिवर्सिटीज में भी एग्जिस्ट करती है। एमरॉन बोलता है ऐसा नहीं है, तुम और सलागा एक्सेप्शन हो, मतलब तुम दोनों पे ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि तुम दोनों डीमन रेल में पैदा हुए थे और हर यूनिवर्स में डीमन रेल अलग है। अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो यूनिवर्स 1, यूनिवर्स 12 और यूनिवर्स 18 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद यूनिवर्स 2, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 17 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है यूनिवर्स 3, यूनिवर्स 10 और यूनिवर्स 16 जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके बाद आता है यूनिवर्स 4, यूनिवर्स 9 और यूनिवर्स 15 और ऐसे ही यूनिवर्स 5, यूनिवर्स 8 और यूनिवर्स 14 और आखिर में यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 13। ऐसे ही सभी यूनिवर्स 3-3 के जोड़े में जुड़े होते थे और ऐसे ही हर यूनिवर्स 3-3 के जोड़े में जुड़े होते हैं। और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक कि वो एक दूसरे से जुड़े ना हो। और ये सुन के डोला बहुत ही हैरान होता है और बोलता है ये तो काफी कमाल का है। एमरॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है सीरीज ने मेरे को बताया था कि ग्रैंड प्रिंस का पैलेस कहीं पे छुपा हुआ है और वहाँ जाने के लिए हमें एक स्पेशल पोर्टल से जाना होगा, एक स्पेशल रास्ते से। और ये रास्ता हर 100 साल में एक बार बदलता है और सीरीज ने ये मुझे बताया था कि इस बार ये पोर्टल कहाँ पे होगा। और इसके लिए हमें पहले यूनिवर्स 4 में जाना होगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है। हमें 5-5 यूनिवर्सिटीज को पार करना होगा, लेकिन एक बार हम पोर्टल तक पहुँच गए तो उसके आगे रास्ता बहुत ही छोटा है। और फिलहाल हम यूनिवर्स 8 और 6 के बीच में है। यूनिवर्स 8 से थोड़ा ज्यादा दूर लेकिन 6 के थोड़ा ज्यादा पास। सलागा बोलता है तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाए, हम यूनिवर्स 4 में सभी को बता देंगे कि उनका नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है। और डोला चिल्ला के बोलता है चलो उन्हें बता दे कि हमारे यूनिवर्सिटीज को हराना इतना कोई आसान बात नहीं है। एमरॉन बोलता है चलो चले। और काफी समय बाद वो यूनिवर्स 4 में पहुंच जाते हैं। हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है रोमेश्री। इस प्लेनेट पे हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं। एमरॉन और उसके साथी भी इस प्लेनेट पे पहुंच चुके हैं। तभी डोला कुछ करता है। डोला चुटकी बजाता है और एक कारपेट निकल के आता है जिससे वो सब इस प्लेनेट पे नीचे उतरेंगे। डोला अपना प्रोजेक्शन बनाता
है और लोगों को बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे सामने झुको क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं। अब तुम्हारे सामने आने वाला है वन एंड ओनली, जो सबसे महान है, सबसे काबिल है। और ये बोलते ही डोला अपनी पावर से एमरोन का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्शन सबको दिखाता है। एमरोन ने भी अपनी पावर बढ़ाई होती है जिसकी वजह से बादल आ चुके हैं, बिजलियां कड़कने लग गई है। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डोला बोलता है, अब आप सबके सामने हैं लॉर्ड एमरोन, एक लौते डिवाइन थ्रोन के काबिल हैं। लेकिन वहाँ खड़े लोगों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और डोला ये सब देख के काफी कंफ्यूज हो जाता है। डोला सबको चिल्ला के बोलता है, मैंने कहा हमारे सामने झुको। और तभी वहाँ खड़े लोगों को बहुत ही ज्यादा पावर का प्रेशर फील होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सभी खुद के खुद अपने घुटनों पे आ जाते हैं। सलागा बोलता है, शायद ये वो स्पीशीज है जो बात करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करती। एमरोन बोलता है, ऐसा नहीं है। और तभी उन सभी लोगों के बीच में से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये हैं यहाँ के वॉरियर्स। उनमें से एक वॉरियर बोलता है, आखिरकार तुम्हारी डिमांड्स क्या है, तुम क्या चाहते हो और आखिरकार तुम हम लोगों से क्या ही हासिल कर लोगे। हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है। इनमें से एक वॉरियर यूनिवर्स 4 का है जिसका नाम है गैनोस, और इनमें से 2 योद्धा यूनिवर्स 9 से है जिनमें से एक का नाम है होप और दूसरे का नाम है चैपिल। और वहाँ खड़े लोग इन्हें देख के काफी हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो वही फाइटर है जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में फाइट करी थी। ये तो गैनोस है, द ग्रेट डिफेंडर ऑफ यूनिवर्स 4। यहाँ लोगों को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में सारी बातें नहीं पता होती। इन्हें लग रहा होता है कि खुद गैनोस है जिन्होंने यूनिवर्स 4 को बचाया है। डोला उन तीनों के सामने आता है और बोलता है, हम सब यूनिवर्स 14 से आए हैं और वो इंसान जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो यूनिवर्स 14 का नया लीडर है। डोला की बात सुन के गैनोस बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, जब 2 साल पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था उसमें हमें बताया गया था कि टोटल बस 12 यूनिवर्सिटीज है और अब तुम आगे कह रहे हो कि तुम यूनिवर्स 14 से आए हो। क्या इस चीज का ग्रैंड प्रिंस ने जो 5 महीने पहले बताया था उससे कुछ लेना देना है? और तभी वो तीनों वॉरियर बारी बारी से बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो तुम जो भी हो तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और डोला ये सुन के काफी हैरान होता है। डोला सोच रहा होता है तो इन्हें पहले से ही पता है इनके लिए क्या आने वाला है। और तभी डोला स्माइल करता है और बोलता है, मैं तो तुम सबके सामने एक्टिंग कर रहा था तुम सबके मजे लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, देखने में तुम अब भी खेलने के लिए काफी मजेदार लग रहे हो, तुम्हारी ये पतली पतली टांगे। डोला उन तीनों वॉरियर से लड़ने के लिए बढ़ता है लेकिन तभी सलागा डोला के सामने आके उसे रोक देता है। सलागा बोलता है, इन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हमें गुस्सा आए और आज हम सब काफी खुश हैं, तो हमारे सामने झुको और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अभी के अभी। जैनो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोगों की बदकिस्मती, मैं इस प्लेनेट का सबसे जिद्दी इंसान हूँ और हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। और ये बोलते ही वो तीनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये देख के एमरोन को थोड़ा गुस्सा आया होता है। एमरोन बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि ऐसा करने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। एमरोन की बात सुनते ही वो सभी पावर अप करने लग जाते हैं। तभी डोला उनमें से एक वॉरियर को देख के हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम एक चिड़िया जैसे हो जिसकी माँ बस उसे बचाने आने वाली है। ये सब देख के सलागा बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे जितना नीचे गिरना पड़े। और सलागा की बात सुन के चिपिल काफी घबरा जाता है और बोलता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये सुन के होप भी काफी घबरा जाती है। होप बोलती है, ये तो काफी बुरा है, जिस लेवल की एनर्जी, जिस लेवल की डिवाइन पावर इसके पास होगी हम तो इसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। डोला हंसते हुए एमरोन को बोलता है, हमें बस 2 मिनट दीजिए, मैं इन्हें अभी सिखाता हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी ना करें। एमरोन उन सब की तरफ ध्यान से देखता है और डोला और सलागा को उनसे लड़ने की इजाजत दे देता है। और तभी चिपिल बोलता है, होप तुम चिंता मत करो, मैं किसी को जानता हूँ जो कि अपने यूनिवर्स में किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऐसे ही घूमने नहीं देगा। और तभी वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख के लग रहा होता है कि ये फाइट काफी कमाल की होने वाली है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें प्लेनेट कुटाला को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है और वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। कुटाला जो कि इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बोलता है, ये की एनर्जी, मैं इसे नहीं जानता। कुटाला की बात सुन के यहाँ का एंजल कोगनस बोलता है, जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रहा हूँ इसे देख के लग रहा है कि ये किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है और जैसी एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ ये अच्छी तो नहीं है। कुटाला बोलता है, अगर मैं इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को
नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब है कि ये उनमें से एक है जो अभी भी नए आए हैं। और जब उन यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था उस टाइम में तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था भी नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे प्यारे ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें 2 साल का समय दिया था और मुझे नहीं लगता कि वो भी खत्म हुआ है। ये सुन के कोगनस बोलता है, हाँ अभी तो वो समय पूरा नहीं हुआ है, पर ये जिस किसी की भी एनर्जी है मैं भी इसे महसूस करके नहीं जान पा रहा कि आखिरकार ये है किसकी, क्योंकि मैं भी उसे नहीं जानता। पर ये जिसकी भी एनर्जी है वो आपसे तो कमजोरी है, लेकिन सवाल ये है कि अब आप क्या करोगे। और ये सुन के क्यूटाला हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ मेरे यूनिवर्स की बात चल रही है और मैंने सभी को मना कर रखा है कि कुछ भी हो जाए मेरे यूनिवर्स में दखल अंदाजी नहीं करना, चाहे मैं इजाजत दूं या ना दूं। और ये बोलते ही क्यूटाला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है, चलो वहाँ चले। और ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हमें वापस से प्लेनेट रोमिस्ट्री को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ हर जगह पर तबाही मची होती है। हम देखते हैं कि एमरोन और उसके साथियों ने सिर्फ इन 3 वॉरियर्स को ही नहीं बल्कि यहाँ खड़े किसी भी लोग को नहीं छोड़ा होता, वो सब मरे पड़े होते हैं। उन्होंने बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ा होता। और अब जेनोस ही है जो अपने पैरों पे खड़ा है, बाकी सब के सब मर चुके हैं या फिर बेहोश पड़े हैं। जेनोस की हालत बहुत ही बुरी होती है, उसके बॉडी से हर जगह से खून निकल रहा है, वो थक चुका है, वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी होती। और फिर हम डोला और सलागा को देखते हैं। उन्हें देख के लग रहा है कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो दोनों बस आराम से बैठे होते हैं और उनके पीछे बैठा होता है एमरोन। हम देखते हैं कि एमरोन ने वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी बॉडी को एक जगह गिरा दिया है, उनका ढेर बना दिया है और अब उनके ऊपर बैठा हुआ है। एमरोन बोलता है, हम यहाँ तुम्हें मिटाने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं ताकि हम तुम्हें बता सके कि तुम्हारा अंत बहुत ही नजदीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो अपना फैसला बदल के एक सही फैसला ले सकते हो, अपनी टीम को बदल सकते हो। सलागा और डोला ने तुम्हें इतनी इजीली हरा दिया उनकी बस थोड़ी सी पावर का यूज करते हुए, और इसके बाद भी क्या तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें हमारा विरोध करना चाहिए? और सच बताऊं तो मैं खुद लोग ड्रोमेल के सामने कुछ भी नहीं हूँ। एमरोन की बात सुन के जेनस बोलता है, ये ड्रोमेल कौन है? एमरोन बोलता है, मैं तुम्हें इतनी चीजें एक साथ बता के खुद को परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे लोगों की जिंदगी है और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लो तो क्या पता तुम उन्हें मिल भी पाओ। और जेनस के चेहरे पर इतना कुछ होने के बाद भी डर का एक सेकंड तक नहीं होता, वो अभी भी हंसता है और बोलता है, तुम्हें जितनी भी एक्टिंग करनी है तुम करते रहो, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि हम कौन है और हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। जेनस की बात सुन के डोला को गुस्सा आ गया होता है और डोला जेनस के ऊपर अपनी पावर का यूज करता है। हम देखते हैं कि जेनस धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। जेनस को देख के लग रहा होता है कि वो अच्छे से सांस तक नहीं ले पा रहा और शायद वो यही मर जाएगा। जेनस बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो चाह के भी कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी एमरोन को कुछ महसूस होता है। एमरोन को महसूस हुई होती है क्यूटाला की एनर्जी जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एमरोन जानता है कि क्यूटाला की ताकत के सामने अभी वो कुछ भी नहीं है। एमरोन उन दोनों को बोलता है कि चलो यहाँ से चले, और ये बोलते ही वो सब के सब उस क्यूब में चले जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ ही समय बाद क्यूटाला उस प्लेनेट पे आ जाता है और वो जेनस को उठाने लग जाता है। जेनस खड़े हो जाओ, और जेनस की धीरे धीरे आंखें खुलती है और वो चीजों को देखता है। जेनस खुद को देख के बहुत ही हैरान होता है। जेनस सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कुछ समय पहले तो मैं बूढ़ा होकर मरने ही वाला था डोला की पावर्स की वजह से, और अब मैं वापस से जवान हो चुका हूँ, जैसा पहले था वैसे ही हो चुका हूँ। और जेनस की बातें सुन के क्यूटाला थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम बहुत ही तेज तेज बोल रहे हो, हाँ मैं मानता हूँ हम थोड़ा लेट आए हैं। कोगनस बोलता है, हमें लेट आने के लिए माफ कर देना। और जेनस उन दोनों की तरफ देखने लग जाता है और वो बहुत ही हैरान होता है चीजों को देख के कि वो अभी भी जिंदा है। और तभी जेनस को अपने साथियों की याद आई होती है। जेनस चिल्ला के बोलता है, वो चैपिल। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और वो दोनों बिल्कुल ठीक है। क्यूटाला कोगनस को बोलता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या हम उन्हें पकड़ सकते हैं उनके यहाँ से निकलने से पहले? क्यूटाला की बात सुन के कोगनस अपने स्टाफ में देखने लग जाता है कि वो सब कौन थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। कोगनस बोलता है, मुझे लगता है कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास क्यूब है और जहाँ वो जा रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद वो स्पेशल पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। वो सब बेवकूफ नहीं है, उनके पास प्लान है। क्यूटाला बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अपना क्यूब निकालो। और तभी क्यूटाला को याद आया होता है कि उसने अपना क्यूब तो अपने बेटे को कहीं जाने के लिए दे दिया है। और ये सुन के वहाँ का इंटेल हंसने लग जाता है और फिर वो सभी के सभी काफी शांत हो जाते हैं और काफी सीरियस हो जाते हैं। क्यूटाला बोल
बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि मोर्टल्स भी हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। कोगनस बोलता है, हाँ वो अभी भी हमारा साथ दे सकते हैं जिनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो मानसिक तौर पे कमजोर ना पड़ जाए, खासकर ये सब होने के बाद। जेनोस ये सब सोच के बहुत ही उदास होता है कि उनको रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। क्यूटाला बोलता है, कोगनस इस प्लेनेट को ठीक कर दो और यहाँ जो कुछ भी हुआ, जितने भी लोग बचे हैं इस वॉर के अंदर, उन सब की मेमोरीज मिटा दो ताकि वो अच्छे से जी सके, बिना बात के घबराए ना, और इन तीनों को अपने साथ ले चलो। और ये सुन के कोगनस थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है, आप कभी भी मोर्टल में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते लॉर्ड क्यूटाला। और क्यूटाला कोगनस की बात को इग्नोर कर देता है और कोगनस हंसते हुए बोलता है, ठीक है जैसा आप ठीक समझे। और तभी हमें वापस से एमरॉन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। वो सब के सब यूनिवर्स 4 के उस पोर्टल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं जहां उन्हें आना था। सलागा बोलता है, तो पोर्टल ऐसा दिखता है और इसकी दूसरी साइड है यूनिवर्स 10, और इसके बाद हमें शायद सिर्फ 2 ही पोर्टल यूज करने हैं, एक यूनिवर्स 10 से यूनिवर्स 6 में जाने के लिए और दूसरा यूनिवर्स 6 से ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पे जाने के लिए। और अगले ही पल वो सब उस पोर्टल के आर पार निकल जाते हैं। वो सब अब यूनिवर्स 10 में आ चुके हैं। उन सबको एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है आर्गोन। इस प्लेनेट पे हमें काफी सारे वॉरियर्स दिखाए जाते हैं। ये सब वही वॉरियर्स हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में आए थे। एमरॉन और उसके साथ ही इस प्लेनेट पे आ गए होते हैं। एमरॉन बोलता है, 5 महीने हो चुके हैं केंची और काइसी के बीच में सब कुछ हुए। और उसके बाद हमें यूनिवर्स 12 के वॉरियर्स दिखाए जाते हैं। लॉर्ड चांपा और पीरस दिखाए जाते हैं। वेजिटा और बुल्मा को दिखाया जाता है। हमारे उत्तर बोलते हैं कि सभी के सभी यूनिवर्स में, यूनिवर्स 12 और बाकी सभी यूनिवर्स में सभी के सभी वॉरियर्स अपने पूरी ताकत के साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए आखिरकार हम क्या कर पाएंगे, जो आने वाली जनरेशन है आखिरकार उनकी डेस्टिनी कैसी होगी। और तभी सीन चेंज होता है। हमें गोहान को दिखाया जाता है। हमारे ऑथर गोहान को लेके बोलते हैं, यूनिवर्स 11 में एक जवान वॉरियर है जो कि आने वाली लड़ाई को लेके बहुत ही अपसेट है। हमें गोहान के चारों ओर धुआं ही धुआं दिख रहा है, जैसे कि वहाँ बहुत बड़ी तबाही मची हो, हर जगह आग लगी हो। और तभी हमें एक जेट गोहान की तरफ आता हुआ दिखता है जिसके अंदर है हमारे प्राइड ट्रूपर्स। हम देखते हैं कि इसमें है डिस्पो, जिरन और उनका लीडर। डिस्पो बोलता है, ये कितनी कमाल की बात है, जब से ग्रैंड प्रिंस ने वॉर के बारे में लोगों को बताया है, जितने भी बुरे लोग हैं वो सब एक्टिव हो गए हैं और सबके सब अपने नियम दूसरों पे थोपने लगे हैं। वो सब जानते हैं कि जो वॉर अब आगे आ रही है, इस चीज का फायदा कैसे उठाया जाए। वो सब के सब और अमीर होते जा रहे हैं। उनका जनरल कैसरल बोलता है, तुम सही कह रहे हो और उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है और ये हमारी प्राइड ट्रूपर्स की जिम्मेदारी है कि हम उन सबको रोके ये 2 साल खत्म होने से पहले। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम अपने काफी सारे रिश्ते तोड़ देंगे। जिरन बोलता है कि आखिरकार गोहान को प्लेनेट ग्रिल पे कितना टाइम हो चुका है। तभी हमें यूनिवर्स 11 में ही प्लेनेट ग्रिल को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट को देख के लग रहा है कि यहाँ हर जगह बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और कुछ धमाके तो इतने बड़े हैं कि वो स्पेस तक आ चुके हैं। उसको यहाँ आए 3 दिन हो चुके हैं और उसने कुछ ही घंटों पहले हमें यहाँ बुलाया है और उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए जिरन को अपने साथ लेके आना। जिरन बोलता है कि हमें शायद उसे अकेले इस प्लेनेट पे नहीं जाने देना चाहिए था। कैसिल बोलता है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सभी के सभी प्राइड ट्रूपर्स के मेंबर कहीं ना कहीं बिजी ही थे टेररिस्ट को रोकने में और गोहान ने खुद ही कहा था कि वो अकेला ही यहाँ जाना चाहता है। और कुछ ही समय बाद वो सभी के सभी उस प्लेनेट पे पहुँच जाते हैं और अपने जेट से नीचे लैंड करते हैं। वो सभी के सभी गोहान को देखते हैं जो कि हवा में होता है और गोहान बहुत ही स्ट्रोंग लग रहा होता है। वो गोहान को देख के स्माइल करते हुए बोलता है, इसे देखो, ये 5 महीने पहले हमारे पास आया था और अब ये बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा है। जब ये हमसे मिला था मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी इतना बदल जाएगा। जिरन इस प्लेनेट के चारों तरफ देखने लग जाता है इस प्लेनेट के करंट सिचुएशन को देखने के लिए। जिरन बोलता है, सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से मैंने गोहान को प्राइड ट्रूपर का टेस्ट देने दिया, क्योंकि यूनिवर्स 7 की वजह से आज हम यहाँ पे है और आज मैं खुश हूँ कि वो हमारे भाइयों में से एक है। गोहान काफी सीरियस लग रहा होता है और काफी गुस्से भी होता है। गोहान जनरल को बोलता है, जनरल जैसा कि आपने बोला था प्लेनेट ग्रिल को मैंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। और उनका जनरल बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम बस 3 ही दिन के अंदर पूरी की पूरी आर्मी को रोक दोगे। और जितना मुझे पता है उतना तुम भी जानते हो कि इन्हें जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। क्या मैंने ठीक
ठीक कहा। गोहान कैसरल की बात सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और गोहान को ऐसे सोच में पड़ा देख के कैसरल बोलता है, ये एक वांटेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बहुत ही खतरनाक थी। मुझे नहीं लगता हमें इन्हें माफ करना चाहिए, इन्होंने बहुत से लोगों की जान ली है। और जनरल की बात सुन के गोहान बोलता है, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं समझता हूँ कि आप गलत नहीं हो, लेकिन जैसा आप चाहते थे मैंने उस हिसाब से इस मिशन को पूरा नहीं किया। मैंने उन सबको जिंदा छोड़ दिया है क्योंकि पृथ्वी पर रह के मैंने यही सीखा है, जो तुम्हारे आज सबसे बड़े दुश्मन हैं वो आगे जाके तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त भी बन सकते हैं। गोहान की बात सुन के जनरल थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन वो बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ख्यालों में इतना मत खो जाना कि तुम्हें दोस्त और दुश्मन में कुछ फर्क ही ना पता चले। बाकी तुमने अच्छा काम किया है, धन्यवाद। और अपनी बात पूरी करते ही जनरल पैराट्रूपर से एक शिप मंगाता है जिसमें सभी के सभी क्रिमिनल्स को डाल के ले जाया जाएगा। जिरन गोहान से पूछता है, गोहान आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? गोहान बोलता है, मैं यहाँ 5 महीने से हूँ और अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे आखिरकार क्या करना है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी हमें 4 महीने पहले का समय दिखाया जाता है जब गोहान ने प्राइड ट्रूपर्स को बस ज्वाइन ही किया था। और ये वही समय है जब वो सब रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि गोहान ने प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन किया होता है। तभी वहाँ बेलमोड और टोपो आता है। बेलमोड बोलता है, मैंने मौत का सामना किया था लेकिन मेरी और उसकी कुछ ज्यादा खास बनी नहीं तो मैं वापिस आ गया। गोहान लॉर्ड बेलमोड को देख के काफी शौक होता है। गोहान पूछता है, लॉर्ड बेलमोड आखिरकार आप कब उठे? और जनरल बोलता है, वो तब उठे थे जब तुम अपना ज्वाइनिंग वाला मिशन कर रहे थे और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद मिलके तुम्हें इस चीज के लिए कांग्रेचुलेशन देना चाहते थे। बेलमोड बोलता है, गोकू के बेटे, एक दिन तुम प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन कर लोगे, ये किसने सोचा था? बेलमोड की बात सुन के गोहान थोड़ा सा नर्वस होता है और हंसने लग जाता है। गोहान बोलता है, अगर सच बताऊं तो ये सब नहीं हुआ होता तो मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा होता। बेलमोड बोलता है, वो सब छोड़ो, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और मैं इसको लेके तुम्हारा स्वागत करता हूँ। टोपो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और गोहान से पूछता है, जब से तुम यहाँ आए हो मेरे दिमाग में एक सवाल है, तुम आखिरकार यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हमारे लोगों से ज्यादा तो तुम अपने लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाते और वो महान वेजिटा, सच में वो तुम्हें हमसे कुछ ज्यादा ही सिखा देता। और ये सुन के गोहान थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, सच बताऊं तो जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था मुझे यूनिवर्स 11 में तब से ही इंटरेस्ट था और मैं यहाँ आना चाहता था और स्पेशल काय सिंह से मिलने। गोहान की बात सुन के वो सभी के सभी हंसने लग जाते हैं। बेलमोड बोलता है, आखिरकार हमारे काय के अंदर इतना इंटरेस्टिंग क्या है? लेकिन गोहान काय सिंह की बात नहीं कर रहा है, गोहान बात कर रहा है की एक गोल्डन एप्पल जिसकी वजह से गोहान की पावर अवेक हुई थी। गोहान बोलता है, तुम जो मेरी ताकत देख रहे हो, जब मैं बहुत ही छोटा था तब एक ओल्ड काय सिंह ने मेरे अंदर इन पावर को जगाया था और कहीं ना कहीं उसी पावर की वजह से आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। और जब मैं डिस्पो के साथ फाइटिंग अरीना से बाहर आया था ट्रेनिंग करके, तब बाद में मैंने सिंह से पूछा था कि आखिरकार ये की है क्या, क्योंकि जब भी मैं काय सिंह के प्लेनेट पे जाता हूँ मुझे काय सिंह की एनर्जी अपने अंदर फील होती है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनका पोटेंशियल मुझे अपने अंदर दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि उनके साथ मार्गरीटा भी वहाँ आई होती है। मार्गरीटा गोहान की बात सुन के स्माइल करती है और बोलती है, इस दुनिया के अंदर जहाँ काय सिंह रहते हैं उस जगह के जैसी कोई दुनिया में और जगह नहीं है और बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और मार्गरीटा अपने स्टाफ को गोहान की तरफ ले जाती है और अपनी ताकत से कुछ करती है। हम देखते हैं कि मार्गरीटा अब गोहान की जितना भी पास्ट में कुछ हुआ है अपने स्टाफ के अंदर देख पा रही है। हमें वही समय दिखाया जाता है जब गोहान काइस की प्लेन पे ट्रेनिंग करने गया था और काइस ने उन्हें एक तलवार दी थी। इस तलवार में कई प्लेनेट जितना वजन है। मार्गरीटा ये देख के बोलती है, तुमने काइस इनका आउटफिट पहना हुआ है और पोटारा इंग्लिश को भी पहने हुए है। मुझे लगता है कि काबुटे काय ने तुम्हें कुछ समय के लिए काइस सीन बना दिया था। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ समय के लिए तुम्हें काइस की मिल गई थी और शायद इससे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अब जिरन भी चीजों को लेकर एक्साइटेड होता है। जिरन गोहान से पूछता है, आखिरकार काय सिंह ने तुम्हें की को लेकर क्या बताया था? गोहान जिरन की बात सुन के सोचता है और बोलता है, काय सिंह ने मेरे को बताया था कि जब काय सिंह पैदा हुए थे तो वो एक गोल्डन फ्रूट के फॉर्म में पैदा हुए थे। मतलब कि पहले वो एक गोल्डन कलर का फ्रूट थे, उसके बाद वो काय सिंह बने। लेकिन उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि उन सभी गोल्डन फ्रूट में से आखिर काय सिंह बनेगा कौन। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि जो कि काय बनता है वो बहुत ही बड़ा फ्रूट होता है दूसरे फ्रूट के कंपैरिजन में, और उसकी की एनर्जी भी दूसरे फ्रूट से काफी अलग और ताकतवर होती है। और जितना मुझे समझ आया है जो के होते हैं वो दूसरे क्रिएटर गॉड की तरह नहीं होते। क्या मैं गलत हूँ? और गोहान की बात सुन के बेलमोड
बेलवुड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। बेलवुड सोच रहा होता है कि आखिरकार ये जानता है कि किस बारे में बात कर रहा है, इसके दिमाग में है क्या। बेलवुड बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, जितनी ताकत उस बड़े फ्रूट से बनने वाले काय के अंदर होगी उतनी ताकत दूसरे फ्रूट से बनने वाले काय के अंदर पूरी जिंदगी में भी नहीं हो पाएगी। अब मुझे ये बताओ तुम क्या सोच रहे हो। गोहान बोलता है, मैं नहीं जानता, किसी कारण से मेरे दिमाग में ही आया था। जब मुझे अवेकन किया गया था, मेरे पोटेंशियल को बाहर लाया गया था, मुझे मेरे पेट में अजीब सा लगा, मुझे लगा कि जैसे कि मेरी सारी ताकत बाहर नहीं आई है। जिरन बोलता है, तो तुमने इस बारे में अपने पुराने काइशिन से बात क्यों नहीं करी। गोहान बोलता है, जिस समय काइशिन ने मेरी ताकत को अनलॉक किया था उस समय हमारे पास इतना समय था ही नहीं कि हम इन चीजों के बारे में बात कर सके, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत थी और हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना था। और काइशिन ने मुझे पहले ही इतना ताकतवर बना दिया था जितना मैं पहले कभी था ही नहीं। गोहान बात कर रहा होता है उस समय की जब बाजन वो अर्थ पे आया था, वो सागा। और मार्गरीटा समझ जाती है कि गोहान क्या कहना चाह रहा है। मार्गरीटा बोलती है, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उस समय जब तुम्हारी अवेकनिंग हुई थी उस समय शिनकाई ने तुम्हें पूरी तरीके से ताकत नहीं दी थी जितने तुम काबिल हो, और तुम चाहते हो कि काइशिन अब तुम्हारी उस चीज में मदद करे, और काइशिन ही सबसे बढ़िया है जो तुम्हारी उस चीज में मदद कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ। गोहान बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो और मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है। और गोहान आगे भी कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी मार्गरीटा बोलती है, चुप हो जाओ। और गोहान बोलता है, ठीक है। तभी मार्गरीटा अपने स्टाफ से गोहान पे कुछ करने लग जाती है, लेकिन गोहान आराम से एक जगह पे बैठ के चुपचाप देख रहा होता है। और थोड़ी देर जांच करने के बाद मार्गरीटा बोलती है, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी भी तुम्हारे अंदर तुम्हारा हिडन पोटेंशियल महसूस कर सकती हूँ जो तुम्हारे अंदर सो रहा है। सच बताऊँ तो जब तुम्हारी अवेकनिंग हुई थी उस समय तुम्हारे स्टेप सही से पूरे नहीं हुए थे, मेरा मतलब है कि सही ऑर्डर में, एक के बाद दूसरा। और गोहान ये सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। गोहान बोलता है, आखिरकार तुम्हारा इस चीज से मतलब क्या है। मार्गरीटा गोहान को समझाने के लिए बताती है, जब काइशिन तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक कर रहे थे उसे अनलॉक करने के लिए उन्हें काफी सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं जो कि एक सीरीज में होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन लगती है। सच बताऊं तो हर काइशिन ये स्टेप पूरे नहीं कर सकते, कुछ गिने चुने ही ऐसा कर सकते हैं। शायद तुम्हारा काइशिन उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। ये सुन के मार्गरीटा और गोहान दोनों ही अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। मार्गरीटा बोलती है, शायद जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने उस काय पे विश्वास कर लिया जो इस चीज को अच्छे से नहीं कर सकता था। और ये सुन के गोहान काफी उदास हो गया होता है। मार्गरीटा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, जितना मैं देख पा रही हूँ पोटेंशियल अनलॉक होना तो अलग बात है, सच बताऊँ तो तुम्हारा पोटेंशियल आधा भी अनलॉक नहीं हुआ है। आधा छोड़ो, मुझे तो लग रहा है तुम पोटेंशियल अनलॉक करने से अभी बहुत ही दूर हो। और मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल क्यों है। तुम्हारा कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से है जिन्होंने तुम्हें ट्रेन किया है और तुम्हें जन्म दिया है। मार्गरीटा चीची, गोकू, पिकलो और काय की बात कर रही होती है। एक सैयन फादर, अर्थ पे रहने वाली एक स्ट्रॉन्ग माँ, एक नमेकिन जिसने तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक किया था, और एक गॉड ऑफ क्रिएशन जिसने तुम्हें ट्रेन किया है। ये सभी वही कंडीशंस है जो तुम्हारी अवेकनिंग को तुम्हें सपोर्ट करेगी। तुम अपनी अवेकनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो। मार्गरीटा की बात सुन के गोहान सभी को प्यार से बोलता है, मुझे अब कोई भी शक नहीं कि मैं अब और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मैं अपनी लिमिट को पार करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और मुझे इसके लिए आप सबकी मदद चाहिए होगी। और जो भी आप सबने मेरे लिए किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुन के डिस्पो बोलता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है गोहान, यहाँ आने से पहले बात अलग थी, लेकिन अब तुम एक प्राइड ट्रूपर हो, तुम हम में से एक हो, तुम हमारे भाई हो और तुम्हारा साथ ना देना कोई सवाल ही नहीं उठता। और तभी सीन चेंज होता है, हमें वापस से आज का समय दिखाया जाता है प्लेनेट ग्रिल पे। गोहान बोलता है, जिरन बोलता है हाँ, और गोहान बहुत ही सीरियस लग रहा होता है। गोहान बोलता है, मुझे तुमसे मदद चाहिए। आज तक कोई भी एनिमी मेरे फादर से उस तरीके से नहीं लड़ पाया जैसे तुम लड़े थे टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 से फाइट कर रहे थे तुम हर मायने में उनसे बढ़िया थे, इसमें कोई शक नहीं, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम कुछ खास हो। जिरन गोहान को ऐसे देख के काफी हैरान होता है। जिरन सोच रहा होता है कि आखिरकार गोहान के अंदर मैं कैसी इंटेंशन फील कर पा रहा हूँ, जैसे कि ये मुझसे फाइट करना चाह रहा हो, जैसा ये लग रहा है और जैसा इसका ऑरा है ये अपने फादर से बिल्कुल ही अलग लग रहा है। गोहान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझसे लड़ो अपनी पूरी ताकत के साथ, मैं इंतजार कर रहा हूँ के अनलॉक होने का, जब मैं अपने पूरी लिमिट को पार कर दूंगा और आज से मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि इनकी फाइट काफी कमाल की होने वाली है,
तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 यही खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने